नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपको बता दें कि ये पांचवा ऐसा हफ्ता है जब सोने में यहाँ पर तेजी के साथ कारोबार है। चांदी भी अपने मल्टी मंथ हाइस पे यहाँ पर बरकरार है और जिस तरह का फ्राइडे सुबह का दिन रहा, जहाँ पर क्लियरली मालूम पड़ता है कि बाजार कितना ज़्यादा सेंटिमेंट से यहाँ पर मूव होता है। जिस तरह की जियोपॉलिटिक्स की खबरें आती रही, उस हिसाब से यहाँ पर बाजार मूव करता रहा। एज ऑफ नाउ भी अगर आप देखें तो शायद जियोपॉलिटिक्स ही है जो बाजार को यहाँ पर रखे हुए है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दैट जिस तरह की स्टेटमेंट्स यहाँ पर यूएस फेड की तरफ से आई हैं कि रेट कटौती शायद और आगे पुश हो सकती है। डॉलर इंडेक्स यहाँ पर 106 यानी कि 6 महीने के हाईस पर कारोबार कर रहा है और साथ ही साथ इक्विटी मार्केट्स में भी यहाँ पर हर डिप पर खरीदारी है। तो ऐसे समय में भी सोने और चांदी में यहाँ पर तेजी बरकरार है, यानी कि हर डिप पे खरीदारी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। कोई बहुत बड़ी मीनिंगफुल प्रॉफिट टेकिंग अभी तक यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। सोने का तो यही हाल है, साथ ही साथ चांदी में तो और भी स्ट्रॉन्गर फंडामेंटल्स हैं इंडस्ट्रियल डिमांड को लेकर, जहां पर सिल्वर इंस्टीट्यूट का मानना है कि 2024 चौथा ऐसा साल हो सकता है जब आप इंडस्ट्रियल डिमांड रिकॉर्ड हाइस पर आता हुआ देखेंगे। ऑफ कोर्स बेस कमजोर है और बहुत बड़ी बड़ी छलांगे हमने इंडस्ट्रियल डिमांड की तरफ से आते हुए देखी हैं, तो वो चांदी के लिए भी यहाँ पर सपोर्टिव रह सकता है। लेकिन आगे से अब यहाँ पर अगर आपको निवेश करना है, बहुत जल्दी शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, आगे साथ में मई में अक्षय तृतीया खड़ा है, तो इन सब के मद्देनजर यहाँ पर सोने चांदी के प्राइसेस को और डिमांड को कैसे देखा जाए, इसी पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ हैं रिद्धि सिद्धि के एमडी पृथ्वीराज कोठारी, जीजेसी के चेयरमैन संयम मेहरा, कामाख्या ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी मनोज जैन और मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोट। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। हर्षल, आपसे पहले नंबर्स क्लियर करना चाहेंगे और फर्स्ट क्वार्टर खत्म हो चुका है, डिटेल नंबर्स का इंतजार है। सिल्वर इंस्टीट्यूट के नंबर्स आ चुके हैं, मेटल फोकस के नंबर्स क्या बताते हैं इस कैलेंडर ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के बारे में? देखिए मनीषा, मैं ऑफिशियली नंबर्स तो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिलीज करेगा। बट ओवरऑल हमने इंडिया में एक देखा है कि डेफिनेटली जब भी प्राइस एक रैली होती है तो शॉर्ट टर्म कंज्यूमर्स थोड़े होल्ड बैक करने लग जाते हैं। बट आफ्टर अ पॉइंट, क्योंकि ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंडिया की जो ज्वेलरी डिमांड है वो शादियों से ड्रिवन है, तो इवेंचुअली कंज्यूमर्स वापस मार्केट में आ जाते हैं। मैं जब अप्रैल में भी ट्रैवल कर रहा था बैंगलोर और मैं काफी रिटेल शोरूम्स में गया, तो आई थिंक एक पॉइंट के बाद कंज्यूमर्स को शायद ये भी फीलिंग आ रही थी कि ये रैली और ज्यादा यहाँ से बढ़ सकती है, तो लोग फिर से बाय करने लग गए थे। तो आई थिंक एक लेवल ऑफ गोल्ड डिमांड जो है इंडिया में हमेशा स्टिकी रहती है, तो आई थिंक वो अभी भी बरकरार है। शॉर्ट टर्म में यस बहुत बड़े प्राइस स्पाइक आते हैं तब लोग रुक जाते हैं, बट इवेंचुअली अपने नीड के हिसाब से बाइंग मार्केट में शुरू हो जाती है। और दूसरा इंडिया में जो एक ट्रेंड ऑन गोइंग है लास्ट कुछ सालों से, जो चेन स्टोर्स का एक्सपेंशन है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं क्योंकि वो नए स्टोर्स ऐड हो रहे हैं तो फैब्रिकेशन को इंडिया में डेफिनेटली उसका सपोर्ट मिलते रहता है। और ये बात आपने सही कही कि इतने सालों से लगातार सोने में खरीदारी है और 60% वेडिंग डिमांड आती है, जो ऑफ कोर्स मोर और लेस यहाँ पर काफ़ी स्टिकी होती ही है। कोठारी जी, मैं यूएस के 2-3 ज्वेलर्स से यहाँ पर बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि हम बड़े एचएनआईज को और हाई प्राइस्ड आइटम्स में ट्रेड करते हैं और वहाँ पे हमने प्राइसेस का कोई भी इम्पैक्ट आता हुआ नहीं देखा। तो चाहे वो सॉलिटेयर्स हैं, हाई कैरेटेज डायमंड्स हैं या बड़ी ज्वेलरी है, कोई फ़र्क नहीं है। तो ये मान के चलें कि बाजार काफ़ी डाइवर्जेंट है। एक तबका यहाँ पर ऑफ कोर्स प्राइस सेंसिटिव है, लेकिन एक तबके को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो खरीदारी जारी है। देखिए आपकी थैंक यू मनीषा जी। देखिए ये बात फैक्ट है कि जो हायर लेवल वाले उनको प्राइस से कोई मतलब नहीं रहता, वो आइटम पे खरीदते हैं। बट जो आप देखोगे कि बेसिकली जो प्लेन गोल्ड ज्वेलरी इंडिया में सबसे भारी मात्रा में जो 65 से 70% अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान में सिर्फ प्लेन गोल्ड ज्वेलरी बिकती है। जैसे साउथ साइड के अंदर आप देखो तो ऑल स्टेट में आपको प्लेन गोल्ड ज्वेलरी, वो भी उनको 22 कैरेट विथ हॉल मार्किंग एंड एचओआईडी चाहिए। तो मुझे लगता है जो एक तबका है जो ऊपर लेवल का है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बेसिकली आइटम्स को खरीदते हैं, नहीं कि वो प्राइस डोमिनेट रहता है कि गोल्ड प्राइस हाई होगा, उसमें कितना सोना लगा है। उनको जो आइटम पसंद आ गया वो ले लिया। जैसे आप ब्रांडेड शोरूम में जाते हैं तो उसमें आप प्राइस थोड़ी देखते हो कि लेदर कितने का है या बैग कितने का है, बट वो प्राइस टैग देखते हैं। 5 लाख का बैग है तो 5 लाख का बैग ले लिया। तो इस तरह से ही है, वो एक तबका रहता है, उसमें वो लोग कोई भी प्राइस से उससे कोई मूव नहीं करता, वो आइटम्स खरीदते कि भाई ये सिंगल डिजाइन होनी चाहिए। तो ये हिंदुस्तान में ट्रेंड है, ये वर्ल्ड वाइड ये ट्रेंड चलता ही रहता है। ब्रांडेड का भी माल बिकता है और नॉन ब्रांडेड है वो काफी ज्यादा भारी मात्रा में बिकता है।
ऑफ कोर्स ब्रांड्स एक चीज़ है जो यहाँ पर ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट्स को अभी भी एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं? आई मीन हम ऑफ कोर्स प्राइसेस के ऊपर तो यहाँ पर चर्चा करेंगे ही, लेकिन जिस तरह से भारत खरीदता है और जिस तरह से बाकी का वर्ल्ड खरीदता है, जिस तरह से अब गोल्ड के प्राइसेस आ चुके हैं, लैब ग्रोन्स है, एमरल्ड्स है, प्रेशियस स्टोन्स है, नेचुरल डायमंड्स है, काफ़ी कुछ है अब प्लेटर पे कंज्यूमर को देने के लिए। आपको लगता है इंडियन मार्केट्स को अब यहाँ से और मूव ऑन करना होगा, या प्राइस सेंसिटिविटी एक चीज़ है जो काफ़ी स्ट्रांगली इनग्रेन्ड है हमारे यहाँ? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, इंडिया में तो ऑलरेडी काफी डाइवर्सिफिकेशन हो गया है। जितने भी बाइंग ट्रेंड है उसमें काफी चेंजेस हैं। इसलिए आप देखिए कि प्लैटिनम ने पहले से बहुत ज्यादा जैसे मार्केट शेयर ले लिया है गोल्ड और दूसरे जो हमारे पोर्टफोलियोज हैं उसमें से। डायमंड ने पहले जो सिंगल डिजिट में आया करता था 7-8%, 9%, आज ओवरऑल ऐसा माना जाता है कि 17-18% तक गोल्ड बिकने लगा है। एक टाइम था कि जड़ाव और पोल की ज्वेलरी का कोई बहुत बड़ा श्रेय नहीं था, तो आज देखिए कि जड़ाव और पोल की ज्वेलरी का भी बहुत बड़ा एक मार्केट हो गया, उसने भी इसी मार्केट शेयर में लिया है। तो बहुत बड़ा प्लेटर हो गया है और बहुत सेग्रीगेटेड है ये सब चीजें, और इंडिया में इस चीज ये बढ़ती जा रही है। इसी तरफ नया लैब ग्रोन डायमंड आ गया, उसका एक नया वर्टिकल स्टार्ट हो गया है, वो भी कुछ मार्केट शेयर धीरे धीरे लेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन कंज्यूमर्स के पास तो बहुत सारी वैरायटी है और उसका इम्पैक्ट भी दिख रहा है, और यही रीजन है कि पहले से जो ओवरऑल जो गोल्ड का एक मार्केट शेयर था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। नो डाउट नंबर ऑफ लोग, नंबर ऑफ पर्सन बढ़े हैं गोल्ड खरीदने के, लेकिन जब आप 100% आउट ऑफ 100% देखने जाएंगे तो गोल्ड का शेयर कम हुआ है। चांदी की जैसे कि पहले से शेयर काफी बढ़ गई है। इंडस्ट्रियल डिमांड तो है ही, प्लस जो डोमेस्टिक डिमांड है, जो लोगों को आर्टिफैक्ट्स यूज करते हैं, बहुत सारे तरह के। चांदी में तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट रिवोल्यूशन आई है पूरे कंट्री में, तो चांदी ने भी एक मार्केट शेयर काफी बढ़ाया है अपना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन मार्केट में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रहेगी, और वर्ल्ड में दूसरे जगहों पे भी इसी तरह से धीरे धीरे चीजें बढ़ रही है। और जो बाइंग की जहां तक ट्रेंड है वो आप यूएस में भी आप देखिए कि बहुत आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले लोग जैसे कलर स्टोन ही है तो ओरिजिनल कलर स्टोन ही यूज करते थे, लेकिन आज वहाँ सेमी प्रीशियस का भी बहुत बड़ा मार्केट हो गया है। जैसे डायमंड में ही अगर आप देखेंगे, यूएस में पहले केवल नेचुरल डायमंड ही खरीदते थे एक टाइम था, और बहुत हाई क्वालिटी का डायमंड खरीदते थे आज से 20 साल 30 साल पहले। लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड वहाँ जो है थोड़ा लो क्वालिटी डायमंड का बहुत आया। फिर अभी नेचुरल ये आर्टिफिशियल डायमंड जो हमारा लैब ग्रोन डायमंड है उसका ट्रेंड आ गया है। तो पूरे वर्ल्ड में डाइवर्सिफिकेशन है, और धीरे धीरे सबके मार्केट्स जो साइजेस हैं और जो शेयर्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं और डिफरेंट हो रहे हैं। संयम, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जहाँ से मैं आ रही हूँ एज इन काफ़ी सारे ग्लोबल ज्वेलर्स आज की डेट में यहाँ पर इंडिया में हैं, काफ़ी तरह की उस तरह की एग्जीबिशंस हैं जहाँ पर बायर सेलर मीट चल रही हैं। तो काफ़ी हद तक ये जो इंटरनेशनल बायर्स हैं इनका मानना है कि वो इंडिया में क्यों आते हैं डिज़ाइंस के लिए, इनोवेशन यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। तीसरी चीज़ है लेबर के हिसाब से कि यहाँ मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पर आपको कस्टम मेड देने के लिए तैयार हैं, जो कि बाकी कंट्रीज में ढूंढना मुश्किल है। तो आप कहेंगे इंडिया इन दैट सेंस भी एक बड़ी मार्केट होती जा रही है, क्योंकि और ज़्यादा बायर्स यहाँ पर अब आने लगे हैं? नमस्ते मनीषा जी। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट्स हमेशा ही इंडिया की जो हैंडमेड ज्वेलरी है वो रेप्लिकेट कभी भी नहीं हो सकती है। 15 डेज टू 17 डेज जो टाइम लगता है मैन्युफैक्चरिंग का, चाहे वो कलकत्ता के अंदर हो, मुंबई के अंदर हो, राजकोट, कोयम्बटूर, त्रिचूर, ये सब जगह पर हैंडमेड ज्वेलरी है, वो उसकी कैपिटल इंडिया ही है, और उसके लिए सबको इंडिया आना पड़ता है। यहाँ पर भी जितनी ज्वेलरी है, सपोज गल्फ के अंदर जाएंगे, दुबई के अंदर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि कलकत्ता की बड़ी बड़ी ज्वेलरी आपको दिखेगी। अगर आप यूएस के अंदर जाएंगे या यूके के अंदर जाएंगे तो वहां पर राजकोट के छोटे इयरिंग, चेन्स के साथ छोटे से पेंडेंट, ये सारी ज्वेलरी दिखेगी। और आप नीचे श्रीलंका के अंदर जाएंगे, उसके अंदर कलर स्टोन्स के अंदर कुछ गोल्ड की हैंडमेड ज्वेलरी। तो ये सब ज्वेलरी की जो कैपिटल है मैन्युफैक्चरिंग की वो यहीं होती है। आज आप ये भी देखेंगे कि जो मशीनरी का सेक्टर था, जो पहले इटली में, स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में जो ज्वेलरी बनती थी, वो सब मशीनें भी अभी इंडिया आ चुकी हैं। और यहाँ की जो लेबर इतनी चीप और सही तरीके से जो माल हैंडीक्राफ्ट को इतनी अच्छी तरीके से बनाती है, वैल्यू एडिशन करती है, उस वजह से जो इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं वो इंडिया को ही प्रेफर करते हैं। और सेपा आने के बाद दुबई जो बेस बन गया है, और जो रेट्स के अंदर जो ड्यूटी का बेनिफिट मिल रहा है, उस वजह से जितने भी फॉरेन बायर्स हैं
99% कोशिश करते हैं कि इंडिया से आके बाय करें। यहाँ की फिनिश, यहाँ का लाइट वेट अनमैच्ड है और मुझे लगता है कि जो 37-38 बिलियन का जो अभी एक्सपोर्ट्स हो रही है फॉरेन मार्केट्स के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर 10 to 15% वो भी बढ़ेगी इस वजह से। कोठारी जी, एक समय था और शायद अभी भी लोगों को लगता होगा कि दुबई जाके सोना खरीदना बेहतर है क्योंकि डिजाइन अच्छा है, सोना अच्छा है, टैक्सेस यहाँ पर नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से बातें होने लगी हैं, मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पर ज्वेलरी बना रहे हैं और दुबई भी यहीं से जा रही है। ये ये जो डिफरेंस है, ये आपकी बात सही है कि पहले हम लोग इटालियन ज्वेलरी पे डिपेंड करते थे, फिर वहाँ पे एग्जीबिशन में जाके देखते थे। बट मार्केट अब जो नई जनरेशन जो मार्केट में आई है, जो हर जगह पे आपने देखा होगा कि नई जनरेशन अभी मार्केट को कैप्चर कर रही है। जैसे एक एग्जांपल संयम मेहराई को देख लो आप। तो ये लोग ने जो क्रांति लाई है ज्वेलरी इंडस्ट्रीज के अंदर, ये बहुत ही सराहनीय है। अगर आप देखोगे तो अब हम लोग ऐसी ऐसी ज्वेलरी बना रहे हैं जो अब वो लोग देखने जाते हैं। ये पहले ऐसा ही था कि हिंदुस्तान में लोग बाहर सीखने जाते थे, बट जब हम हिंदुस्तान वाले जब सीख जाते हैं तो थोड़ा दिन ऐसा रहेगा कि वो लोग यहाँ पे आके सीखने को आएंगे कि आप लोग कैसे ज्वेलरी बनाते हैं। तो ये ट्रेंड तो चलता ही रहेगा। इनिशियली हम लोग सीखते हैं, बट इंडियंस आर बहुत मेहनती होते हैं, ये बात फैक्ट है। उनकी हैंडमेड ज्वेलरी आज भी वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, उसके कोई मुकाबला नहीं कर सकते। फिर डायमंड पॉलिसी का है जो इंडिया सबसे बड़ा हब है। तो इस तरह जो इंडिया के पास में जो चीज है वो चीज को कोई कंपेयर नहीं कर सकता है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। जिस बायर सेलर मीट में आज मैं लोगों से मिल रही थी तो वहाँ पर ज्वेलरी हाउसेस साउथ अफ्रीका से, यूएस से और दुबई से, अबू धाबी, सब जगह से आए हुए थे और खरीदारी यहाँ पर आकर कर रहे थे। तो वो काफ़ी एक ट्रेंडिंग चीज़ यहाँ पर उस हिसाब से थी। अब इम्पॉर्टेंट सवाल कि प्राइसेस यहाँ से कहाँ जाएंगे, क्योंकि सबका यही मानना है कि प्राइसेस एक वॉलेटाइल यहाँ पर रह सकते हैं। तो कोठारी जी, आप कहेंगे कि लाइट वेट और लोअर कैरेटेज ये शायद एक रियलिटी बन सकती है अगर भाव ऊपर ही चढ़ते रहे? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है मैडम कि प्राइस के ऊपर मैं जैसे पहले भी कहा, मैंने $200 गोल्ड देखा हुआ है और $2400 भी गोल्ड देखा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि प्राइस 46 ईयर्स में मैंने काफी मूवमेंट देखा। बट प्राइस अगर एक प्राइस पे सस्टेन रहती है, अगर ये प्राइस और सबसे बड़ी बात तो है कि ये प्राइस पे भी माल बिक रहा है मैडम। बुलियन बिक रहा है, बुलियन में शॉर्टफॉल है अभी भी। मतलब हम लोग अभी भी माल, मांग की डिमांड है पर उतना कंजम नहीं हो रहा है, माल आ नहीं रहा है, क्योंकि डर लग रहा है कि कहीं प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा हो गया। अनफिक्स में देने की अभी किसी की पोजीशन नहीं है। M2M के इश्यूज है तो थोड़ा स्लो डाउन किया है। अगर प्राइस सस्टेन रहती है 70,000 के आसपास इन 10 to 15 डेज, तो मुझे लगता है फिर से खरीदारी चालू होगी। माइंड सेट लोगों का हो गया है कि सोना $3,000 होना है, इस बात में कोई शक नहीं। ऐसा लोगों के दिमाग, मैं नहीं कह रहा हूँ, पर ऐसा लोगों के दिमाग में एक धारणा बैठ गई है कि गोल्ड 3000, हर न्यूज में आप देखो तो $3,000 दिख रहा है। बट मुझे लगता है इट्स ऑल पैनिक है। ये जो सिचुएशन का वॉर होता है, फिर सडनली न्यूज आती है कि वॉर नहीं हुआ था, तो ये सब पैनिक बाइंग कराते हैं लोगों से और नो डाउट स्टॉप ट्रिगर कराते हैं। पैनिक बाइंग है। बट आप फिजिकल साइड में देखोगे, ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो कहीं पे कुछ भी नहीं बढ़ा है। लास्ट अगर 1 अप्रैल से लेके आज दिन तक देखोगे तो फिजिकल ओपन इंटरेस्ट गोल्ड का कॉमेक्स के अंदर कहीं पे भी नहीं बढ़ा है। मतलब एक हैंड से दूसरे हैंड में पार्क हो रहा है और प्राइस को सिर्फ मैनुपुलेट नहीं कर सकते, पर मूव कर रहा है, क्योंकि प्राइस में आपको बेचने था, वो लेने को भी तो बैठे ही है। बट इस तरफ से पैनिक बाइंग कराते हैं, न्यूज फ्लैश होती है, उसमें लोगों के माल कट जाते हैं, फिर लोग समझते हैं अरे वॉर हो गया, बाय कर लो, तो फिर वो हाथ में रह जाता है। मुझे लगता है कि अब जैसे वीकेंड है तो लोग नो डाउट है कि कोई शॉर्ट पोजीशन रखेगा नहीं, बट एक करेक्शन अच्छा लंबा आना चाहिए। 2365, 2340 आज मैं ये प्राइस भी देख सकता हूँ। और ऊपर में नो डाउट है क्लोजिंग के टाइम के ऊपर थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा कि ओपन पोजीशन नहीं रखे। जी कोठारी जी, आपने कहा 46 इयर्स में आपने 200 से $2,400 तक यहाँ पर सोना देखा है। इतनी तो इन लोग, बाकी जो मेरे पैनलिस्ट हैं उनकी उम्र भी नहीं है शायद। तो ऑफ कोर्स एक लॉन्ग वर्क ऑफ वे ऑफ वर्क हियर। मनोज जी, आपसे अब ये जानना चाहूंगी कि किस तरह की सेल आप लोग फिर यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर लेवल पे लोग खरीद रहे हैं यहाँ पर। जैसे हर्षल ने भी कहा, एक स्टिकीनेस है, जिनको खरीदना है शायद कम लेंगे, वो वॉल्यूम और वैल्यू वाला सीन हमेशा यहाँ पर रहेगा बरकरार। लेकिन किस तरह से एज जूलर्स आप अब इन प्राइसेस पे इस क्वार्टर को लेकर चल रहे हैं? देखिए मनीषा जी, पहले तो जैसा कोठारी जी ने बोला ना कि $200 भी उन्होंने देखा और 2000 और $2400,
तो एक रेफरेंस प्लेन होता है कि जब $200 था तब महंगाई कितनी थी, लोगों का इनकम ग्रुप कैसा था। जी। तो उस समय भी अगर $250 हो गया, अगर $225 हो गया तो बहुत महंगा हो गया सोना। तो अब आज के दिन में अगर देखने जाओ तो 70-75 हजार बहुत महंगा सोना नहीं दिखेगा अगर उस एंगल से आप देखें तो, क्योंकि गोल्ड का जिस तरफ से प्राइस बढ़ा है तो लोगों की इनकम भी बढ़ी है। Correct. और ओवरऑल जो है मार्केट में पैसे भी काफी बढ़े पहले से। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात आती है आज के दिन में क्या सीन है। आज के दिन में तो ये बात जरूर है कि मार्केट एकदम स्टैंड स्टिल है। आप रिटेल में कोई तरह की मुझे खरीदारी नहीं दिख रही है। लोग थोड़ा कॉशियस हैं। आप जैसा कि कोठारी जी ने बोला कि ये आज 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना अगर ये गोल्ड रेट टिक जाता है तो उसके बाद वापस खरीदारी डेफिनेटली लौटेगी अच्छे से। लेकिन आज के दिन में सब कुछ रुका पड़ा है। जो गोल्ड आ भी रहे, जैसे जो लोग खरीदने आ रहे हैं, अगर 100 लोग आ रहे हैं तो 40% लोग जो है ना उसमें वो एक्सचेंज करने आ रहे हैं। Okay. एक्सचेंज से अपने गोल्ड खरीद रहे हैं। 60% लोग ही गोल्ड खरीदी कर रहे हैं। वो भी उनका नंबर ऑफ जो वॉक-इन्स है वो बहुत कम है। हाँ, लेकिन जहाँ डायमंड है, जड़ाव है, पोल्की है, वहां थोड़ी हलचल है। लेकिन वहां भी ज्यादातर जो है वो इंक्वायरी और छोटी मोटी खरीदारी है। वो आगे जुलाई में, अगस्त में जिनकी शादियां हैं उसके लिए वो अपना अभी मार्केट ट्रेंड क्या है और उस तरह की बातें वो जाके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉपर बाइंग कहीं भी नहीं है। आप मार्च में भी देखो कि 45% का इंपोर्ट डाउन है। लास्ट ईयर 55 टन हुआ था, इस बार 30 टन आया। तो बहुत बड़ा जो है ना इंपोर्ट के फिगर से भी आपको अंदाजा लग सकता है। लेकिन आज जैसा कि कोठारी जी ने बोला कि एक न्यूज आ जाती है कि इजराइल और इसका वॉर में कहीं कोई मिसाइल आ गई, वो आज सुबह का आपने देखा होगा कि कुछ न्यूज, और उससे गोल्ड एकाएक स्पाइक हो जाता है। फिर आती है कि नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं था, तो गोल्ड तुरंत डाउनफॉल पे आ जाता है। तो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है और एक डर सा माहौल है। लोग डरे हुए हैं और कोई भी ये नहीं बता सकता कि गोल्ड, अब बहुत लोगों को सोचना है कि गोल्ड ऑलरेडी इतना चल चुका है अभी कि यहाँ से एक एक्चुअली नहीं कुछ तो टेक्निकल जो है वो करेक्शन ही आ जाए, कुछ ना तो करेक्शन आएगा ही। तो ये सब जो बातें, इसमें ना पैनिक होते हैं लोग और लोग कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। Absolutely. और कहीं भी मुझे गोल्ड में अभी किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करता हुआ लोग नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे तो कहा गया कि कुछ वॉल्टिलिटी यहाँ पर कमजोर रुक जाए, प्राइसेस थम जाएं, हाँ। तो खरीदारी ऑफ कोर्स यहाँ पर लौटती हुई नजर आएगी। जी। आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक का समय है, एक कमर्शियल ब्रेक लेना ही होगा, लेकिन ये इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका। और उठापटक यहाँ पर सोने और चांदी के प्राइसेस में जारी है। जैसे मैंने कहा कि ये 5वां हफ्ता है जब सोने में तेजी जारी है। चांदी ऑफ कोर्स हल्की सी मुनाफा वसूली करती हुई नजर आई है। लेकिन हर्षल, यहाँ से जियोपॉलिटिक्स ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी चीज रहेगा यहाँ पर वॉच करने के लिए। क्या कुछ और आपको लगता है बाजार की नजर रहेगी? यूएस फेड के इंटरेस्ट रेट कटौती है, डॉलर इंडेक्स है, करेंसी वॉल्टिलिटी यहाँ पर है, ग्लोबल सेंट्रल बैंक बाइंग भी है, काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि थोड़े से कॉन्ट्रडिक्टिंग अब होते जा रहे हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने मनीषा के बहुत सारे फैक्टर्स फिलहाल प्ले कर रहे हैं, बट सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर जो है वो जियोपॉलिटिक्स फिलहाल मार्केट में है। क्योंकि बाकी सभी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की अगर बात करें तो वो लार्जली गोल्ड के लिए सपोर्टिव नहीं है। फिलहाल हमने साल की शुरुआत में मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि फेड 6 रेट कट्स करेगा। अब ये माहौल है कि शायद 1 रेट कट भी इस साल नहीं हो, उस तरह की एक्सपेक्टेशन बन रही है। तो इन एन आइडियल सिनेरियो, जब अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस और अनसर्टेनिटीज नहीं होती, तो इन इटसेल्फ इसी ने गोल्ड में एटलीस्ट $200-300 का करेक्शन ट्रिगर कर दिया होता। बट ओवरऑल फोकस क्योंकि ये सब अनसर्टेनिटीज पे है, यूएस में इलेक्शन ईयर है जो एक और एक अनसर्टेनिटी साल के एंड में क्रिएट करेगा। और दूसरा यूएस की जो फिस्कल सिचुएशन है, अगर आप देखें रिसेंटली तो ये वैसे तो काफी सालों से ये डिबेट चलती जा रही है, बट ऑफ लेट ये मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट भी इस पे बहुत ज्यादा कंसर्न दिखाने लग गए हैं कि यूएस के डेट लेवल को लेके। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक इन्वेस्टर्स में जो है सेंटीमेंट ये है कि गोल्ड में एक डाइवर्सिफिकेशन के जैसे गोल्ड में एक पर्टिकुलर परसेंटेज हमेशा आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड इतना अनसर्टन है, ना सिर्फ जियोपॉलिटिकली मैक्रो इकोनॉमिकली भी। हमने देखा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्राइसिस जो देखे हैं ग्लोबल मार्केट्स में, कि पहले 10 साल में एक क्राइसिस होते हैं, अभी हमने देखा है कि हर 1-2 साल में कोई नया क्राइसिस मार्केट में आ रहा है। तो इस सिनेरियो में गोल्ड की जो पोर्टफोलियो में जो अहमियत है वो लोगों को शायद अब रियलाइज हो चुकी है
तो उस वजह से गोल्ड में एक है इनहेरेंट सपोर्ट जो है काफी बड़ा है। Okay. इसके वजह से उसका बेस शायद जो पहले $1200-1300 वाला बेस है, शायद अब $2000 गोल्ड का बेस हो गया। जी हाँ, एब्सोल्युटली। $1200-1300 शायद अब ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट ऑफ मेकिंग हो गई है। चांदी की ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट $17 हो गई है। तो क्लियरली हमने वो लेवल्स भी यहाँ पर इंक्रीज होते हुए देखे हैं। और हम हर बार ये बात करते रहते हैं कि भाव यहाँ से कितना ऊपर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये बात कभी कभी भूल जाते हैं कि यहाँ से अब सपोर्ट लेवल्स क्या हैं। तो हर्षल, आपसे ही शुरुआत करेंगे। रेंज बताइए सोने और चांदी, जो मेटल फोकस एज ऑफ नाउ वर्क कर रहा है जिसके साथ। गोल्ड में मैंने कहा कि 2000 से 2050 का जो है हमें लगता है। तो अगर करेक्शन आता है तो आई थिंक हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग इस लेवल्स पे आती हुई देख सकती है। टॉप साइड पे आई थिंक ऑलरेडी बहुत बड़े चांसेस है कि हमने टॉप देख लिया 2450, बट आई थिंक वही 2450 2500 के आसपास जो है गोल्ड का टॉप होना चाहिए। इवेंचुअली आई थिंक एक करेक्शन आएगा, हमें लगता है कि इस साल के अंत में शायद, और फिर 25 में जब रेट कट्स होंगे तब फिर से गोल्ड एक जो कहते हैं कि एक सेक्युलर अपटर्न शायद देखेगा। कोठारी जी, आपका क्या व्यू है सोने और चांदी दोनों के लिए इस साल? और क्योंकि हर्षल 2025 की बात भी कर रहे हैं तो उसका भी जान लेते हैं। देखिए, जो बात सही है कि टॉपिस हो गया है, गोल्ड डबल टॉप के थोड़ा नजदीक हो गया था। मुझे लगता है 2500 के आसपास गोल्ड एक रहना चाहिए, और उसके बाद में नीचे नो डाउट है कि पहले सपोर्ट $2250 का है। अगर वो ब्रेक होता है तो उसके बाद में 2050 या $2100 के। बट मुझे लगता है कि इंडियन 2250 में एवरी ज्वेलर्स जैसे मनोज जी भी बाइंग में आ जाएंगे, उसके बाद में प्राइस नीचे आएगी। मनोज जी, आप कहाँ आएंगे बाइंग में? जब तक इंडियन मनोज जी को मैंने पहले ही कहा था कि जब तक इंडियन लोग लॉन्ग में नहीं आएंगे पोजीशन, तब तक गोल्ड नीचे नहीं आएगा मैडम। अगर आज ये लोग सब 2250 में सब डबल बाइंग में आएंगे और उसके बाद बाजार नीचे आएगा। मनोज जी, मेरा ऐसा सोचना है कि गोल्ड ऑलमोस्ट टॉप आउट कर चुका है, अनटिल अनलेस कि ये जियोपॉलिटिकल का कोई रीजन, अब इजराइल ने कहीं बम गिरा दिया या उसने कुछ कर दिया तो वो मनोज जी वो चीजें छोड़ देते हैं, प्राइसेस पे सिर्फ बात करते हैं। बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, तो वो $2500 कभी भी हो सकता है। नहीं तो गोल्ड में एक लंबा प्रॉफिट बुकिंग आना जरूरी है, और वो आएगा ही। मैंने पहले भी आपके चैनल पे बोला है कि मुझे $2200 तो 100% दिखता है। और अगर गोल्ड को सेफली अगर ट्रेड करना है और मार्केट में सही बिजनेस में होना है तो गोल्ड का सही प्राइस $2000 से $2200 का बीच का है इस साल का, और वही राइट प्राइस है। वो कभी भी आपको दिख सकता है, ऐसा मेरा सोचना है। संयम जी, आपका क्या सोचना है? देखिए, 50 डेज मूविंग एवरेज 2178 है, तो मेरे हिसाब से अगर गोल्ड को वापस टीम लानी है अंदर तो 2250 2178 के पास आने के बाद 2500 2550 के आसपास, यानी 77-78 के आसपास आएगा गोल्ड। और जितनी भी पॉलिटिकल टेंशन आ रही हैं, बात देखेंगे कभी भी $30-40 ऊपर जा रहा है। जब ईरान इजराइल की भी आई तभी भी $30-40 ऊपर गया, फिर वापस आ गया अपने लेवल पे 4-5 दिन के बाद। तो ये पूरा टेम्पररी फेज है, लेकिन सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है और बाकी सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि सोना बढ़ेगा, लेकिन एक करेक्शन इसके अंदर बनती है जिससे वापस टीम पर आ जाएगी। ओके, तो 2200 2000 नीचे में, ऊपर में 2500 यहाँ पर टॉपिश होता हुआ नजर आ रहा है। ये एज ऑफ नाउ सोने को लेकर व्यू बनता हुआ दिख रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर समय निकालने के लिए, और हमेशा जब भी बात होती है कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। तो बहुत शुक्रिया कोठारी जी, संयम, मनोज जी आपका, एंड हर्षल, आप सभी का समय निकालने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।